गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस लेक्चर में हम लॉग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए अगर हम लॉग के बारे में जानना चाहते हैं। तो अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, मतलब हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, मतलब उसके ग्राफ वगैरह और उसके नेचर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये सब चीज़ें हम इसके नेक्स्ट आने वाले कंसेप्ट्स में पढ़ेंगे या आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तो हम बेसिक डेफिनेशन और बेसिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाएंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन होती है y इज इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर x प्रोवाइडेड a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, 1 इसीलिए नहीं लेते हैं क्योंकि 1 की पावर x हमेशा क्या हमें आउटपुट देगा, 1 ही दे देगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की क्या डेफिनेशन हो गई, a रेज़ टू द पावर x वेयर a इज़ ग्रेटर देन 0 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 1। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ 2 की पावर x, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। हाफ की पावर x, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, a क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। 3 की पावर x भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। e रेज़ टू द पावर x भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, √2 रेज़ टू द पावर x, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। समझ आ रहा है? तो a क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और a 1 नहीं होना चाहिए। तो a रियल नंबर हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको इसका डोमेन पता होना चाहिए। डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और हम बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ टू ∞ ओपन इंटरवल। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू r और x बिलोंग्स टू -∞ टू ∞ ओपन इंटरवल। क्लियर है ये सबको? ठीक है। अच्छा, रेंज क्या हो गई इसकी, इसकी जो रेंज होती है वो याद रखनी है, y बिलोंग्स टू ओपन 0 से ∞। ठीक है, ये सब हम इसको स्केच करेंगे जब ग्राफ को, तो आपको क्लियर हो जाएगा। बट अभी फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि हमें लॉग पढ़ना है तो उसके लिए हमें इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या क्या बता दिया अभी तक कि भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, y इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर x वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। एग्जाम्पल्स बता दिए। डोमेन क्या होता है इसका, x बिलोंग्स टू r, और रेंज क्या होती है, y बिलोंग्स टू ओपन 0 से ∞। ठीक है, अब आपने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा होगा लॉ ऑफ इंडिसेस, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। a रेज़ टू द पावर 0 किसके बराबर होता है, जानते होंगे सब लोग, a रेज़ टू द पावर 0 इज़ 1 प्रोवाइडेड a शुड बी ग्रेटर देन 0। a 0 नहीं हो सकता, ठीक है, और a नेगेटिव भी नहीं लेते हैं हम। तो a रेज़ टू द पावर 0 क्या होता है, 1 के बराबर, प्रोवाइडेड a शुड बी ग्रेटर देन 0। आप 1 को भी एक्सक्लूड कर सकते हो, बट हमें ये पता है कि 1 रेज़ टू द पावर 0 1 ही होता है। 1 को जनरली हम इसीलिए इंक्लूड नहीं करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, क्योंकि 1 रेज़ टू द पावर x इज़ 1 ओनली, इसीलिए। ठीक है, तो 1 रेज़ टू द पावर 0 इज़ ऑलरेडी 1। ओके, नाउ a रेज़ टू द पावर -m लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब होता है, 1 डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर m। क्लियर है ये भी सबको? a रेज़ टू द पावर -m को क्या लिखते हैं, 1 डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर m। ऑब्वियसली यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, a रेज़ टू द पावर m इंटू a रेज़ टू द पावर n किसके बराबर होता है, a रेज़ टू द पावर m प्लस n वेयर m कॉमा n बिलोंग्स टू q। इसका क्या मतलब हो गया, m और n यहाँ पे रैशनल नंबर हो सकते हैं। a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर n किसके बराबर होता है, a रेज़ टू द पावर m माइनस n वेयर m कॉमा n बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ठीक है, a रेज़ टू द पावर m होल रेज़ टू द पावर n किसके बराबर होता है, a रेज़ टू द पावर mn। ठीक है, एक एग्जांपल लूँगा मैं यहाँ पे, देखो दो चीज़ों में डिफरेंस है। अगर मैं बोलता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 4, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 2 3 टाइम्स आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में, एंड 2 नेक्स्ट 2 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है। तो एक्चुअली में 2 कितनी बार हो गया, 7 टाइम्स हो गया, इसलिए वो पावर ऐड हो गया, 2 की पावर 7 आ जाता है। ठीक है, अगर मैंने लिखा 2 की पावर 3 की पावर 2, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 2 की पावर 3 है, फर्दर उसकी पावर 2 है। ठीक है, तो ये जो टर्म है ये इसके बराबर नहीं होता। ठीक है, 2 रेज़ टू द पावर 3 और उसकी पावर 2 के बराबर नहीं होता, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो है क्या, 2 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर 2 जो है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले 3 की पावर 2 लगाएंगे, तो ये वाली जो वैल्यू है ये 2 की पावर 9 के बराबर है। 2 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब क्या हो गया कि आपको इसमें पहले 3 की पावर 2 को कैरी आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या बनेगा, 2 रेज़ टू द पावर 9, और ये वाली वैल्यू आप जानते होंगे 512 के बराबर होती है। ठीक है, अच्छा, बट अगर मैं बोलता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 3 और ब्रैकेट लगा के अगर मैं 2 लिखता हूँ, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हो गया कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, या 2 की पावर 3 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है।
तो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, ये हमारे पास 2 की पावर 6 आ जाएगा जो कि 64 के बराबर होगा। तो इस टर्म को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 6। क्लियर हो गया? तो 2 की पावर 3 की पावर 2 इज नॉट इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 6। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, कुछ क्वेश्चन में यूज़ होगा। तो हमें इंडिसेस, लॉ ऑफ इंडिसेस आ गए। ए रेज़ टू द पावर 0 इज़ 1 provided a should be greater than 0, a raised to the power minus m is 1 by a raised to the power m, a raised to the power m into a raised to the power n is a raised to the power m plus n, a raised to the power m divided by a raised to the power n is a raised to the power m minus n, a raised to the power m whole power n is a raised to the power mn। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं लॉगरिदमिक या लॉगरिदम ऑफ अ नंबर। इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं लॉग ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि लॉग बी और ए ऐसे लिखा हुआ है, लॉग को ऐसे डिनोट किया जाता है। किसी भी नंबर का अगर हमें लॉग लेना है तो लॉग ऑफ बी और उसके ऐसे बेस में ए लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं लॉग ऑफ नंबर बी, या आप लॉग ऑफ बी भी बोल सकते हो, विद बेस ए। ठीक है, बात क्लियर हो गई? लॉग बी विद बेस ए इसको प्रोनाउंस किया जाता है। तो लॉग किसका ले रहे हो? लॉग आप बी का ले रहे हो, बट उसका बेस क्या है? ए है। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ए की पावर एक्स लिखा था आपने, तो उसमें बेस क्या था आपके पास? ए था। ऐसे ही लॉग के लिए भी क्या है? बेस ए है। होता क्या है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और जो लॉगरिदमिक फंक्शन है ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं। इन्वर्स कहने का मतलब हो गया x की जगह y रख दो, y की जगह x रख दो, तो आपको ये फंक्शंस आपस में इंटरचेंज होकर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इससे ज़्यादा भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स हैं, इसीलिए अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ देखोगे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही डिराइव होती हैं। ठीक है, वापस आते हैं। लॉग बी बेस ए लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हो गया? लॉग किसका ले रहे हो आप? लॉग बी का ले रहे हो। बेस कौन है आपका? ए है। ठीक है, समझ आ गया कैसे प्रोनाउंस करेंगे? अगर मैं लिख रहा हूँ लॉग 10 और ये 3 लिख दिया इसके पैर में, ठीक है, इसको बेस बोलेंगे, तो हम इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? लॉग ऑफ 10 विद बेस 3, या शॉर्टकट में आप ऐसे भी बोल सकते हो लॉग 10 बेस 3। जैसे हम इसको कैलकुलेशन के टाइम पे या क्वेश्चंस के टाइम पे हम इसको ऐसे बोलेंगे लॉग 10 बेस 3। तो लॉग किसका ले रहे हैं? वैल्यू कौन सी है जिसका लॉग ले रहे हो? 10 का। बेस क्या है उसका? 3 है। ठीक है, अच्छा, अब जो इसका डोमेन रेंज पहले एक बार देख लेते हैं। लॉग x विद बेस a, अगर मैंने ये फंक्शन लिखा हुआ है लॉग x विद बेस a, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई a के ऊपर तो कंडीशन आ गई पहले, a इज़ ग्रेटर देन 0 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 1। सेम वही वाली कंडीशन है जो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे लगाई थी, अगर आपको याद हो। तो लॉग x विद बेस a के ऊपर क्या कंडीशन है? a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 1। अब डोमेन क्या है इसका? डोमेन इसमें होता है x इज़ ग्रेटर देन 0, और हम इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन 0 से इन्फिनिटी। तो log इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव इंटरवल, पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ x। ठीक है, वो नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ x के लिए डिफाइंड नहीं है और 0 के लिए भी डिफाइंड नहीं है। तो log का डोमेन क्या हो गया? x बिलोंग्स टू ओपन 0 से इन्फिनिटी। ध्यान रखना है ये वाली बात को। रेंज क्या होती है इसकी? रेंज होती है y बिलोंग्स टू r। ठीक है, अगर आप जब अभी रिवाइज करेंगे जब इस लेक्चर को, तो आप देखना कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था उसका जो डोमेन था वो इसका रेंज बन जाएगा, और जो इसका डोमेन है वो उसका रेंज बन जाएगा। ठीक है, तो इंटरचेंज्ड हैं, एक्स और वाई एक दूसरे के साथ क्या हैं? इंटरचेंज्ड हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो यहाँ तक क्या बताया मैंने आपको? तो लॉग बी, और अगर उसके बेस में ए लिखा हुआ है तो उसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? लॉग ऑफ वैल्यू बी या लॉग ऑफ नंबर बी विद बेस ए। जैसे ये लिखा हुआ है लॉग 10 3, इसको क्या बोलेंगे? लॉग 10 विद बेस 3। ठीक है, तो log x का विद बेस a का डोमेन क्या है? x भी 0 से बड़ा होना चाहिए, a भी 0 से बड़ा होना चाहिए और a 1 नहीं होना चाहिए, और इसकी रेंज क्या है? y बिलोंग्स टू r। ठीक है, अच्छा, अब log की डेफिनेशन पे, हमने log को वैसे डिफाइन तो कर दिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन log की है, जो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगी, वो अब मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जब हम log लिखते हैं ऐसे, तो इसको भी मैंने क्या बताया था कैसे प्रोनाउंस करते हैं? log b विद बेस a, और इसकी वैल्यू किसके बराबर मान ली हमने? c के बराबर मान ली। तो ये जो a है इसको हम क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? और ये जो c इस तरफ आ रहा है, जो राइट हैंड साइड में c है, इसको हम बोलते हैं पावर, और ये जो b है इसको हम बोलते हैं वैल्यू। समझ आ गया? log b विद बेस a इज इक्वल टू, अगर c लिखा हुआ है तो बेस a को क्या बोलेंगे? बेस, c को क्या बोलेंगे? पावर, और b को क्या बोलेंगे? वैल्यू।
अब ये जो टर्म है, दिस टर्म इज इक्विवेलेंट टू a रेज़ टू द पावर c इज इक्वल टू b। बात समझ आ गई? तो ये जो टर्म है किसके बराबर है? बेस की पावर वैल्यू के बराबर होगी। बेस क्या है? a, उसकी पावर राइट हैंड साइड में आ रही है c, तो बेस की पावर किसके बराबर होगी? वैल्यू के बराबर होगी। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो लॉग फंक्शन है और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आप लोग को जो मैंने बताया? एक बार दोबारा सुनो, log b विद बेस a अगर इक्वल टू c लिखा हुआ है तो उसमें a क्या है? बेस है। ठीक है, c क्या है? पावर है। तो क्या होगा? बेस की पावर c लगाओगे, a की पावर c लगाओगे तो किसके बराबर आएगा? b के बराबर आएगा। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि मेरे पास ये वाली वैल्यू है log AD1 और इसका बेस 3 है, तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? तो मान लेते हैं कि हमने इसको a मान लिया। ठीक है, इसको क्या मान लिया? log 81 बेस 3 को क्या मान लिया? a। तो मैं क्या लिखूंगा? बेस की पावर राइट हैंड साइड में आपकी क्या होती है? पावर। तो 3 की पावर a किसके बराबर आ गया? 81। तो a किसके बराबर आ जाएगा? 4 के बराबर। क्लियर हो रहा है? इससे हमें ये कंक्लूजन मिल जाएगा कि log 81 बेस 3 किसके बराबर होता है? 4 के बराबर। दूसरा आपको ये याद था कि जो log की रेंज होती है वो -∞ से इन्फिनिटी होती है। log की रेंज y बिलोंग्स टू r होती है, तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब देखना, मैं लिख रहा हूँ log 1/9 बेस 3। ठीक है, इस टर्म को मैं कैसे प्रोनाउंस करूँगा? log 1/9 बेस 3। तो मान लेते हैं ये a के बराबर है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या बोलूँगा? कंक्लूजन क्या आएगा? ये क्या था? आपका बेस, और a क्या है? आपकी पावर। तो 3 की पावर a किसके बराबर होगा? वैल्यू के बराबर। तो 9 को कैसे लिख सकते हैं? 3 की पावर -2। तो a किसके बराबर आ जाएगा? -2। तो यहाँ से क्या समझ आया? log 1/9 बेस 3 ये किसके बराबर है बेटा? -2 के बराबर है। सबको ये बात क्लियर हो गई? अब डेफिनेशन थोड़ी सी समझ आ गई कैसे सोचना है? log b विद बेस a लिखा हुआ है, उधर राइट हैंड साइड में आपके पास या तो आपको पावर, अगर वैल्यू निकालने को बोलते हैं तो आपको पावर लिखनी है, या उसको t मान लो तो फिर क्या लिखो? a की पावर t या c मान लो जैसे, तो a की पावर c किसके बराबर होगा? b के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग पे। ठीक है, अब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको एक तो लॉग का डेफिनेशन पता होना बहुत ज़रूरी है, सेकेंडली जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये भी याद होनी बहुत ज़रूरी है ताकि हम क्वेश्चंस को बहुत जल्दी स्पीड से कर सकें। ठीक है, तो अच्छा अब लॉग, अब जैसे जब भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक चीज़ और क्या ध्यान में रखनी है कि जो उसकी बेसिक डेफिनेशन है उसमें जो आपने डोमेन लिखा हुआ था वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे log 1 विद बेस ए लिखा हुआ है मैंने, तो log 1 विद बेस ए में ये मुझे पहले से ही पता होना चाहिए कि भाई जो मेरा a होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा और a 1 नहीं हो सकता। ये डेफिनेशन है ना उसकी, तो उस डेफिनेशन को आपको यूज़ करना ही करना है। ठीक है, उसके बिना हम लॉग को डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। तो जब डिफाइन ही नहीं होगा तो उसकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह डिस्कस करने का कोई भी पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे मानेंगे? तो log 1 विद बेस a है, तो इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि इस a की बेस की क्या पावर लगाऊं कि 1 आएगा। बेस की क्या पावर लगाएं कि 1 आएंगे। तो जैसे मान लेते हैं t है, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ a की पावर t जो होगा वो 1 के बराबर होना चाहिए। इसको मैंने मान लिया t, तो a की पावर t किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा आपको कि t की वैल्यू किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? अब हमारी प्रॉपर्टी बन गई log 1 विद बेस a इज इक्वल टू 0 ऑलवेज। log 1 with base a is equal to 0 provided a should be greater than 0 and a is not equal to 1। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी क्लियर है? अच्छा अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, log a with base a। ठीक है, फिर वही करो, इसको क्या मान लो? t मान लेते हैं। ठीक है, वही सेम कंडीशन है, a should be greater than 0 and a is not equal to 1, बेस के ऊपर जो कंडीशन होती है। तो इसको t मान लिया तो क्या होगा? बेस की पावर t, तो हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर t किसके बराबर होगा? a के बराबर होगा। ये बेस की पावर t लगाएंगे तो वो वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो t यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। तो इससे क्या कंक्लूजन आएगा? log a विद बेस a किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ log 2 विद बेस 2 है, ये 1 के बराबर है। क्यों? क्योंकि बेस की पावर 1 लगाओगे तभी तो वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर मान लो मैंने बोला log यहाँ पे 10 ले लेते हैं और यहाँ बेस भी 10 ले लेते हैं, ये भी किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। क्लियर होगी ये वाली बात? तो log a विद बेस a किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, log a विद बेस 1/a, सेम वही कंडीशन, a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, वो बार बार अब हम नहीं लिख रहे हैं, तो t मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे हम?
1/a बेस की पावर t किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा, बेस 1/a है तो 1/a की पावर t किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। तो a की पावर माइनस टी, अगर इस 1/a को न्यूमरेटर में लेके जाना है तो माइनस ऊपर भेजना पड़ेगा पावर में, तो इससे पता चल जाएगा t किसके बराबर होना चाहिए, -1। तो क्या प्रॉपर्टी बन गई, log a विद बेस हाफ इज इक्वल टू -1। क्लियर हो गया। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 1/a की मैं क्या पावर लगाऊंगा कि वैल्यू a बनेगी, तो क्लियर हो रहा है -1। ठीक है, तो log a विद बेस 1/a किसके बराबर आएगा, log a विद बेस 1/a किसके बराबर आएगा, -1। नेक्स्ट है कॉमनली यूज लॉग बेसिस। ठीक है, तो होता क्या है कि एक्चुअली में लॉग की एप्लीकेशन क्या है, बहुत सारी, जब लॉग बहुत ही पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था जब कैलकुलेटर वगैरह नहीं होते थे। ठीक है, तो उस केस में क्या होता था कि आपको मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स निकालने हैं या कुछ कैलकुलेशंस करनी है, जो थोड़ी सी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हैं, तो आपने सुना होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स भी होते थे। जैसे मान लो साइन 10 डिग्रीज हमें चाहिए। ठीक है, तो आपने तो वैल्यू साइन 30 साइन 60 ऐसी वैल्यूज़ पढ़ी हुई हैं, साइन 10 डिग्रीज आपको नहीं पता था, तो उसके लिए उस टाइम के मैथमेटिशियंस ने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स बना रखे थे। सिमिलरली फॉर लेंदी कैलकुलेशंस बिकॉज देयर वाज नो कैलकुलेटर्स, तो उन्होंने लॉग टेबल्स बना रखे थे। अब जो लॉग टेबल्स हैं वो एक स्पेसिफिक बेस को लेके बनाए गए हैं। ठीक है, तो वो बेस 10 यूज़ करते हैं या बेस ई यूज़ करते हैं। तो लॉग विद बेस 10 यूज़ किया जाता है। ठीक है, और लॉग विद बेस ई यूज़ किया जाता है। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये जो ई होता है, ई एक इरेशनल नंबर है जिसकी रफली वैल्यू 2.718 होती है। ठीक है, ई इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, उसको ट्रांसीडेंटल नंबर भी बोल सकते हैं, एक ट्रांसीडेंटल वर्ड भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ई इज़ एन इरेशनल नंबर और अ ट्रांसीडेंटल नंबर जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, 2.718 है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, तो log x, अगर मैं जनरली log x लिख रहा हूँ और कुछ भी मेंशन नहीं है, तो अंडरस्टूड है उसका बेस क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, तो आने वाले लेक्चर्स में और कंसेप्ट वीडियोस में हम ये भी देखेंगे कि लॉग के टेबल्स को कैसे देखना है। ठीक है, तो वो आने वाले लेक्चर्स में है। और लॉग विद बेस ई जो है उसमें क्या होता है, हम उसको ln x लिखते हैं। तो ln x का क्या मतलब हो गया, नेचुरल लॉग, इसको हम नेचुरल लॉग भी बोलते हैं। बात समझ आ गई। ठीक है, तो दो जो फेमस बेसेस हैं वो कौन से हैं, बेस मतलब जो लॉग के हम पैर में लिखते हैं, तो एक तो है log x विद बेस 10 और एक है log x विद बेस e। तो log x विद बेस e को हम ln x भी बोलते हैं शॉर्टकट में, ये दोनों सेम ही हैं। तो अगर log x लिखा हुआ है तो इन जनरल उसका मतलब है log x विद बेस 10, और ln x लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब है, log x विद बेस e। तो ln x को नेचुरल लॉग भी बोला जाता है। ज़्यादातर कैलकुलस में हम ln x को यूज़ करते हैं। ठीक है, और अलजेब्रा में log x विद बेस 10 को यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है log ऑफ mn विद बेस a, और m और n यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दिस इज log m विद बेस a प्लस log n विद बेस a। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी होगी, शॉर्टकट में हम इसको ऐसे बोल देंगे, जनरली हम बेस अब कैलकुलेशंस में जो भी बेस होगा उसको वही रखेंगे। तो log ऑफ mn किसके बराबर हो गया, log m प्लस log n। तो अगर मैं नहीं लिख रहा हूँ, बेस नहीं लिख रहा हूँ, इसका क्या मतलब है, मैंने बेस 10 एज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो या नेचुरल लॉग ln भी एज्यूम कर सकते हो, बट अभी फॉर द टाइमिंग अगर मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब है बेस हमारा क्या है, इन जनरल हमारा log लिखा हुआ है तो बेस 10 है, अगर ln लिखा हुआ है तो बेस e है। तो अगर मैं log लिख रहा हूँ तो बेस 10 है। ठीक है, तो बेस आप a मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, बस बेस के ऊपर कंडीशन होनी चाहिए, a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। तो log ऑफ mn किसके बराबर होता है, log m प्लस log n। ठीक है, तो अब इसको एक बार डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसी और भी आगे प्रॉपर्टीज आएंगी तो मैं हर किसी को डिराइव नहीं करूंगा, हर कोई प्रॉपर्टी डिराइवेबल है। ठीक है, आपको एक पैटर्न से समझ आ जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सारी प्रॉपर्टीज एकदम सही से लिखी जा रही हैं और इनका डेरिवेशन भी कैसे पॉसिबल है। एक दो के डेरिवेशन को देख के आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं। तो सबसे पहले इसके मैं राइट हैंड साइड में से कुछ टर्म्स को इज्यूम कर लेता हूँ। जैसे log m विद बेस a को मैंने x मान लिया और log n विद बेस a को मैंने y मान लिया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो आप डेफिनेशन से जानते हैं कि ये क्या होता था, बेस होता था, और ये क्या होता था, आपका पावर होता था। तो मैं लिख सकता हूँ a की पावर x किसके बराबर होगा, m के बराबर होगा। ये आपका बेस है, ये आपकी पावर है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a की पावर y किसके बराबर होगा, m के बराबर होगा। इतना समझ आ गया हमें।
ठीक है। तो अब जो हमारी राइट हैंड साइड है, जो एक्सप्रेशन की राइट हैंड साइड है वो किसके बराबर है, वो लिख लेते हैं एक बार। तो राइट हैंड साइड है मेरी लॉग एम विद बेस ए, मतलब x प्लस वाई के बराबर है। राइट हैंड साइड इज इक्वलेंट टू x प्लस वाई, ठीक है। या तो अब मैं क्या करूँ, लेफ्ट हैंड साइड को भी x प्लस वाई के बराबर प्रूव कर दूँ, ठीक है। तो वही करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दिया हुआ है लॉग ए ऑफ m इंटू एन, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग ए m इंटू एन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, a की पावर x इंटू a की पावर y। अब हमें प्रॉपर्टी पता है लॉग a की पावर x प्लस वाई होता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट कर रहे हैं बेसिकली। तो लॉग लेफ्ट हैंड साइड में है लॉग ऑफ एम एन विद बेस ए, या लॉग ए एम एन भी बोल सकते हो आप इसको, जैसे आप बोलना चाहो। तो लॉग एम एन विद बेस ए है एक्चुअली। एम की वैल्यू क्या है, ए की पावर एक्स है, ए की पावर वाई है। तो आपको प्रॉपर्टी पता है इंडिसेस की, जो लॉ ऑफ इंडिसेस में अभी अभी आपने देखा था कि ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई क्या होता है, ए की पावर एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये वाली वैल्यू x प्लस वाई के बराबर आ जाएगी। कैसे आएगी x प्लस वाई, सेम वो इसी तरीके से इसको t मान लो। तो a की पावर t किसके बराबर होगा, इसको अगर इक्वेट करोगे तो a की पावर t किसके बराबर होगा, a की पावर x प्लस वाई। तो ये आपका किसके बराबर आ जाएगा, x प्लस वाई के बराबर आ जाएगा। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी x प्लस वाई हो गई और राइट हैंड साइड भी x प्लस वाई हो गई। बेसिकली कहने का मतलब है ये जो अभी लॉग की प्रॉपर्टीज़ हैं ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हेल्प से या लॉ ऑफ इंडिसेस जो हमने पढ़ा था उसकी हेल्प से ये सब डिराइव हो जाता है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी प्रॉपर्टीज़ जो लॉग की हैं क्वेश्चंस करने में हेल्प करेंगी। किसी में कौन सी लग जाएगी, किसी में कौन सी लग जाएगी, ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉग ऑफ एम एन किसके बराबर होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। क्लियर हो गया, जो भी बेस होगा वो बेस आपको सेम रखना पड़ेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, लॉग ए एम डिवाइडेड बाय एन। तो लॉग ऑफ एम एन विद बेस ए कैसे प्रोनाउंस करेंगे, लॉग ऑफ एम एन विद बेस ए। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये होती है लॉग एम विद बेस ए माइनस लॉग एन विद बेस ए। शॉर्टकट में बोलेंगे लॉग ऑफ एम डिवाइडेड बाय एन इज लॉग एम माइनस लॉग एन। क्लियर हो रहा है, लॉग ऑफ एम डिवाइडेड बाय एन इज लॉग एम माइनस लॉग एन। अच्छा, एक जो कन्फ्यूजन बहुत सारे बच्चे क्रिएट करते हैं वो ये है कि देखो प्रॉपर्टी आपने कौन सी पढ़ी, लॉग ऑफ एम एन की पढ़ी है। तो लॉग ऑफ एम एन की प्रॉपर्टी है लॉग एम प्लस लॉग एन। अब लॉग ऑफ एम प्लस एन की कोई प्रॉपर्टी नहीं है अभी हमारे पास, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये नहीं कर देना है लॉग ऑफ एम प्लस एन को आपने ये लिख दिया, ये लिखना बहुत गलत है कि लॉग ऑफ एम प्लस एन को आपने लिख दिया लॉग एम प्लस लॉग एन, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है, लॉग ऑफ एम इंटू एन। तो एम और एन अगर प्रोडक्ट में आ रहे हैं तो वो किसके बराबर होंगे, लॉग एम प्लस लॉग एन के बराबर होंगे, ठीक है। वापस आते हैं, अब इसको भी डिराइव करते हैं। तो ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि m मेरे पास जो है वो a की पावर x के बराबर है और n जो है वो मेरे पास a की पावर y के बराबर है, ठीक है। सेम वही लॉजिक से है, मैंने इसको क्या किया, लॉग बेसिकली लॉग m विद बेस a को मैंने x माना हुआ है और log n विद बेस a को मैंने y माना हुआ है। तो वहाँ से ये कंक्लूजन आ जाएगा कि बेस की पावर x जो होगा, a की पावर x जो होगा वो m के बराबर होगा, a की पावर y जो होगा वो n के बराबर होगा, ठीक है। तो अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ a की पावर x डिवाइडेड बाय a की पावर y इज इक्वल टू a की पावर x माइनस वाई। ये तो प्रॉपर्टी आपको पता ही है, a की पावर x डिवाइडेड बाय a की पावर y किसके बराबर होता है, a की पावर x माइनस वाई। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बन रही है, m डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू a की पावर x माइनस वाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ log विद बेस a ले लेते हैं। तो log विद बेस a, अगर दोनों तरफ पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो आप log विद बेस a ले सकते हो, प्रोवाइडेड a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये हमने लिख लिया। तो log a रेज़ टू द पावर x माइनस वाई। तो इसको अगर आप t मानोगे तो a की पावर t जो होगा वो किसके बराबर होगा, a की पावर x माइनस वाई। तो यहाँ से पता चल जाएगा log a m बाई n जो है वो x माइनस वाई के बराबर है। अब x आपने किसको इज्यूम किया था, log m विद बेस a माइनस लॉग एन विद बेस ए। तो शॉर्टकट में हम क्या बोलेंगे, लॉग ऑफ एम बाई एन या लॉग ऑफ एम डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन। तो समझ आ रहा है, सेम वही इंडिसेस से ही ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी डिराइव हो रही हैं, ठीक है। तो दो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो हमने अभी अभी देखी कौन कौन सी हैं, लॉग ऑफ एम एन किसके बराबर होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन विद बेस ए। लॉग ऑफ एम डिवाइडेड बाई एन किसके बराबर होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, log m माइनस लॉग एन विद बेस a। तो log ऑफ m डिवाइडेड बाई n इज log m माइनस लॉग एन विद बेस a, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है log ऑफ a रेज़ टू द पावर b इज सेम एज b log a,
ठीक है। इसमें बेस हम मान लेते हैं कि 10 ले लिया बेस, या कुछ भी बेस आप m भी मान सकते हो, कोई भी एक कॉमन बेस होगा जो कंडीशंस को फॉलो कर रहा होगा। तो log ऑफ a रेज़ टू द पावर b किसके बराबर होता है, b log a। बहुत सिंपल से एग्जांपल से चेक करते हैं। डिराइव आप वैसे ही कर सकते हो कि a को से m कैपिटल M के पावर x मान के डिराइव कर सकते हो, ठीक है, डिराइव हो जाएगा। बस अभी मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल से चेक करवा देता हूँ। मान लो मेरे पास a रेज़ टू द पावर 3 है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो log ऑफ a इंटू a, क्योंकि a क्यूब को क्या लिखा जा सकता है, a इंटू a लिखा जा सकता है। फिर हमने अभी अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी log ऑफ m इंटू n किसके बराबर होता है, log m प्लस log n। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log a प्लस log a प्लस log a लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 3 log a बन जाएगा। तो समझ पा रहे हो, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि वो जो पावर है, log ऑफ अ नंबर की जो पावर है वो ट्रैवल करके आगे चली जाती है। मतलब ऐसे ध्यान रख सकते हो आप, ये जो पावर थी ये उठ के कहाँ पे आ जाएगी, 3 log a हो जाएगा, आगे आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिमिलरली अगर मान लो मैं बोलता हूँ log ऑफ 7 की पावर 9 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 log 7 लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया सबको ये। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। log a विद बेस b को हम क्या लिख सकते हैं, log a m log b विद बेस m, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉमन बेस के साथ स्प्लिट करना, स्प्लिटिंग log विद कॉमन बेस, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। log a विद बेस b को क्या लिख सकते हैं, log a विद बेस m डिवाइडेड बाय log b विद बेस m। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ log a डिवाइडेड बाय log b। इसमें मैंने किस बेस के साथ स्प्लिट किया था, m के साथ। नेक्स्ट वाले में मैंने किसके साथ स्प्लिट कर दिया, बेस 10 के साथ। नेक्स्ट में मैं ln a बाय ln b भी लिख सकता हूँ। समझ आ रही है बात। तो log a विद बेस b को हम लिख सकते हैं log a विद बेस m डिवाइडेड बाय log b विद बेस m। इसको log a बाय log b भी लिख सकते हो, ln a बाय ln b भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो ln 4 डिवाइडेड बाय ln 2, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू, इसको पहले मैं बेस के साथ लिख देता हूँ। मान लो मैंने ऐसे लिखा हुआ है ln ऑफ 16 विद बेस 2, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो डायरेक्टली ln 16 डिवाइडेड बाय ln 2, यहाँ पे log लिखते हैं, ठीक है। तो ये log है बेसिकली, क्योंकि ln तो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ln किसके लिए यूज़ करते हैं, विद बेस e के लिए, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, log 16 और उसका बेस क्या है, हमारे पास 2 है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ln 16 बाय ln 2 भी लिख सकता हूँ, log 16 बाय log 2 भी लिख सकता हूँ। जो आपकी इच्छा है वो लिख लो, कोई कॉमन बेस के साथ लिख सकते हो, ठीक है। तो ये समझ आ गया। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास जो log 16 बेस 2 था उसको हमने लिख दिया ln 16 बाय ln 2, और उसको आप log 16 बाय log 2 भी लिख सकते हो। अब अगर आप ध्यान से सोचो, इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय log 2। तो 16 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4। अब इससे जो प्रीवियस प्रॉपर्टी थी उसकी हेल्प से लिख सकते हो 4 log 2 डिवाइडेड बाय log 2। log 2 की फाइनाइट वैल्यू होती है तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। बात समझ आई। तो log 16 विद बेस 2 की वैल्यू जो आएगी वो 4 आएगी। इसको मैंने कॉमन बेस के साथ स्प्लिट किया है, ठीक है। तो क्या बताया गया था इस प्रॉपर्टी में कि अगर आपके पास कुछ ऐसी वैल्यू है, मान लो log b विद बेस a है, तो उसको कैसे कर सकते हो आप, log b बाय log a लिख सकते हो। जब आपने log b बाय log a लिखा तो आपने बेस 10 मान लिया, ln b बाय ln a लिखा तो बेस आपने e मान लिया, log b विद बेस m डिवाइडेड बाय log a विद बेस m लिखा तो आपने कॉमन बेस m मान लिया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई हमें, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, log a रेश टू द पावर b विद बेस c रेश टू द पावर d, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखना, log ऑफ, डिराइव ही कर रहा हूँ एक तरीके से, a रेश टू द पावर b डिवाइडेड बाय log ऑफ c रेश टू द पावर d। तो मैंने बेस 10 मान लिया। ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाई मैंने, इससे प्रीवियस वाली प्रॉपर्टी की, हम उसको कॉमन बेस के साथ स्प्लिट कर सकते हैं। तो log ऑफ a रेश टू द पावर b डिवाइडेड बाय log ऑफ c रेश टू द पावर d लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, b log a डिवाइडेड बाय d log c। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, log ऑफ a रेश टू द पावर b की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है b log a, ठीक है। इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, b डिवाइडेड बाय d log a विद बेस c। समझ आया नहीं समझ आया। तो ये जो लिखा हुआ है log a रेश टू द पावर b c रेश टू द पावर d जो बेस में है, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा। आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि ये जो b है ये आगे चला जाएगा log के, ये जो d है ये भी आगे चला जाएगा, बट ये जो d जाएगा ये डिनोमिनेटर में जाएगा। ये जो वैल्यू
है हमारी, उसकी जो पावर है वो न्यूमरेटर में जाएगी, जो बेस है उसकी जो पावर है वो डिनोमिनेटर में जाएगी। दोबारा से देखो एक बार, log ऑफ ए रेश टू द पावर बी log ऑफ ए रेश टू द पावर बी बेस सी रेश टू द पावर डी को हम कॉमन बेस के साथ स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी log ए विद बेस बी को आप क्या लिख सकते हो, log ए डिवाइडेड बाय log बी, ये लिख सकते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके मैंने ये लिखा, ये वाला स्टेप, जो ये वाला स्टेप है। इसके बाद क्या होगा, बी आगे चला जाएगा, ये उससे एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी log ऑफ ए रेश टू द पावर बी, अगर है पावर में बी है तो उसको हम लिख सकते हैं बी log ए, ठीक है। तो उसको यूज़ करके मैंने लिख दिया बी log ए डिवाइडेड बाय डी log सी। अब इसको फिर हम दोबारा से क्लब कर सकते हैं, तो आपको पता है log ए विद बेस सी को स्प्लिट करके क्या लिखा जा सकता है, log ए बाय log सी। तो सेम वही किया मैंने, उसको क्लब कर दिया, तो क्लब करके क्या लिख दिया, log ए विद बेस सी, ठीक है, समझ आ गया। log ए बाय log सी को क्लब करके क्या लिख सकते हैं, log ए विद बेस सी, तो b बाई डी log ए विद बेस सी, ठीक है। मान लो जैसे ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ ऐसी टर्म है 3 रेश टू द पावर 5 और 5 रेश टू द पावर 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली 5/3 log 3 विद बेस 5, समझ आया। ये जो पावर 5 है ये आगे गई, ये जो पावर 3 है ये भी आगे गया, ये किस में जाएगा, न्यूमरेटर में, ये 3 किस में जाएगा, डिनोमिनेटर में, ठीक है। और क्या बच जाएगा, log 3 विद बेस 5। अगर मान लो आपको ये याद नहीं भी रहता है तब भी निकाल सकते हैं हम, कैसे, हम इसको सॉल्व करेंगे, log ऑफ 3 रेश टू द पावर 5, फिर इसको लिख देंगे log 5 रेश टू द पावर 3। अब आप जानते हो 5 आगे जाएगा तो 5 log 3, ये 3 आगे जाएगा, क्या बन जाएगा 3 log 5, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 5/3 log 3 विद बेस 5, समझ आ गई ये वाली बात, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, log a विद बेस b को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय log b विद बेस a, ठीक है। बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, कैसे, log a विद बेस b को आप कॉमन बेस के साथ स्प्लिट करके क्या लिख सकते हो, log a डिवाइडेड बाय log b लिख सकते हो, ठीक है। फिर इसको क्या लिख सकते हो, 1 डिवाइडेड बाय log b डिवाइडेड बाय log a लिख सकते हैं ऐसा, वो log a को डिनोमिनेटर में ले आया, तो फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्लब कर सकते हैं हम दोबारा से, log b विद बेस a लिख सकते हैं, समझ आ गया। तो log a विद बेस b को क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय log b विद बेस a, बहुत सिंपल है, कॉमन बेस वाली जो प्रॉपर्टी है उससे स्प्लिट करके बहुत ईजिली ये डिराइव भी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 11th प्रॉपर्टी, a रेश टू दी पावर log m विद बेस a, इसको निकालना है, ठीक है। a रेश टू दी पावर log m विद बेस a, ठीक है। तो इसको डिराइव करते हैं, मान लेते हैं हमने t मान लिया, ठीक है। अब क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है उसकी रेंज हमेशा पॉजिटिव होती है, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ log ले लिया। तो अब log ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, log ऑफ a रेश टू दी पावर log m विद बेस a इज इक्वल टू log ऑफ t, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब आप जानते हो कि log ऑफ a रेश टू द पावर b जो होगा वो किसके बराबर होता है, b log a। तो ये जो हमारी पावर है ये कहाँ चली जाएगी, आगे चली जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं log m विद बेस a, और यहाँ पे क्या बचा रह जाएगा, log a। अब ध्यान दो, जब ये टर्म आगे जाएगी तो बचा क्या रहेगा, log a, और वो टर्म मल्टीप्लीकेशन में आएगी, ऐसा नहीं होगा आर्ग्यूमेंट में आ जाएगी, log के आर्ग्यूमेंट कहने का मतलब एंगल में नहीं आएगी, तो ये टर्म आगे चली जाएगी, मल्टीप्लीकेशन में log a आएगा, तो दिस इज इक्वल टू log t, ठीक है। अब आपने पढ़ा हुआ है कि इसको कॉमन बेस के साथ स्प्लिट कर सकते हैं, तो इसको लिख दिया log m बाई log a इंटू log a इज इक्वल टू log t। तो अगर आप ध्यान से देखो, अब आपका log a तो आपस में क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, तो क्या वैल्यू बच जा रही है हमारे पास, log m इज इक्वल टू log t। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका t है वो किसके बराबर है, m के बराबर है, तो ये वाली वैल्यू आपकी किसके बराबर आएगी, m के बराबर आएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई। क्या हो गया इसका मतलब, फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब हो गया, अगर 2 है और उसमें log 3 विद बेस 2 है तो ये 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मान लो e है और यहाँ पे ln ऑफ 7 है तो ये 7 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ln का मतलब क्या होता था, log विद बेस e, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे log 4 विद बेस 5 है, इसको कुछ नहीं कर पाओगे, ये एज इट इज़ ही रहेगा। इसमें अगर यहाँ पे 3 होता तो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लो मेरे पास है 3 log 9 4। अब इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये जो 9 है इसको बेस 3 बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं एक बार सिंप्लीफाई करके, फॉर एग्जाम्पल 3 log 4 विद बेस 9। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 log ऑफ 2 रेश टू द पावर 2 3 रेश टू द पावर 2। इसको मैंने लिख दिया 3
प्रॉपर्टीज तो डायरेक्ट लगाऊंगा उससे भी मेरे को क्लियर हो जाएगा, ये 2 विद बेस 3 आ जाएगा। बट अभी मैं आपके लिए, आपको हो सकता है वो प्रॉपर्टी याद ना हो, तो इसीलिए थोड़ा सा लिख के बता रहा हूँ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ, log 4 बेस 9 को लिख सकते हैं log 4 बाय log 9, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब log 4 बाय log 9 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक स्टेप और लिख देते हैं। तो ये बन गया मेरे पास log 4 बाय log 9, ठीक है। अब log 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2⁻², तो वो 2 आगे चला जाएगा। 9 को क्या लिख सकते हो, 3⁻², वो भी 2 आगे चला जाएगा। तो ये वाले 2 से ये वाला 2 कट गया। तो अब क्या बन जाएगा, ये 3 log 2 विद बेस 3। अब ये वही वाली प्रॉपर्टी होगी, ए log m विद बेस ए जो होगा वो m के बराबर होगा। तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर आएगी, 2 के बराबर आएगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बेस में a है और यहाँ पर भी, इधर देखते हैं, इसी से समझाते हैं आपको कि अगर यहाँ पे बेस में a है और log के बेस में भी a है और m आर्ग्यूमेंट में है log के, मतलब एंगल में m है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, m के बराबर आएगी। तो a log m विद बेस a इज इक्वल टू m। क्लियर होगी ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, a log b विद बेस m इज इक्वल टू b log a विद बेस m। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप इसको ध्यान से देखो, याद रखने के लिए आसान क्या है कि log m जो है ये फिक्स है यहाँ पे, ठीक है, और a और b आपस में क्या हो सकते हैं, स्वैप हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या, कैसे इसको लिखा हुआ है, a हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस है, ठीक है, इसकी पावर में है log b विद बेस m। तो हमने log m को कांस्टेंट रख के b, ये किसके बराबर आएगा, b log a विद बेस m के बराबर आएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से चेक हो जाएगा ये बहुत इजीली कि ये दोनों स्टेटमेंट बराबर हैं कि नहीं है। तो कैसे करोगे आप, टेक log ऑन बोथ साइड बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव वैल्यूज, सो वी कैन टेक log ऑन बोथ साइड्स। तो अगर मैं log ऑन बोथ साइड्स लेता हूँ, अगर मैं log ऑन बोथ साइड्स लेता हूँ तो क्या होगा, मेरे पास क्या वैल्यू बनेगी, log b विद बेस m आगे आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, log a विद बेस m आगे आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, log b, ठीक है। तो अगर ये दोनों इक्वल हुए, ये दोनों टर्म्स इक्वल हुए, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी। तो मैंने इसको लिख दिया log b बाय log m इंटू log a, ठीक है। ये कैसे लिख दिया, कॉमन बेस के साथ स्प्लिट कर दिया। इसको क्या लिख सकते हैं, log a बाय log m इंटू log b। तो आप क्या देखोगे, न्यूमरेटर में क्या है, log a log b, उधर भी न्यूमरेटर में क्या है, log a log b, डिनोमिनेटर में log m, इधर भी डिनोमिनेटर में log m। तो एकदम सही स्टेटमेंट है। तो क्या कह सकते हैं हम कि भाई a रेज टू द पावर log b विद बेस m इज इक्वल टू b रेज टू द पावर log a विद बेस m। तो आप इसको याद रखने के लिए वही शॉर्टकट है कि log m अगर फिक्स रखोगे तो a और b आपस में स्वैप कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा 3 log 7 विद बेस 2। तो ये log 2 जो है, अगर इसको फिक्स रखते हो तो ये टर्म आपकी log 2 3 के बराबर होगी, ठीक है। 7 बेस में आ जाएगा, log 3 विद बेस 2 के बराबर होगी। क्लियर होगी ये वाली बात। अच्छा, अब एक और प्रॉपर्टी है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों में। जब भी हम जैसे इनको सॉल्व कर रहे थे, जैसे मैं log ऑफ mn लिख रहा हूँ, तो क्या होता है, ये वाली वैल्यू log m प्लस log n के बराबर आ जाती है। अब इसमें ना हमने इन प्रॉपर्टीज़ में ये मान लिया कि भाई ये डोमेन जो है वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो m भी पॉजिटिव भी हो सकता है और n भी पॉजिटिव, क्योंकि log इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव वैल्यूज़। तो m भी पॉजिटिव है और n भी पॉजिटिव हो सकता है। और क्या हो सकता है, m नेगेटिव हो सकता है और n नेगेटिव भी हो सकता है। बट अगर हम राइट हैंड साइड देखेंगे, यहाँ पर बस यही कंडीशन आएगी कि m भी पॉजिटिव होगा और n भी पॉजिटिव होगा। तो जब मैं log ऑफ mn इज इक्वल टू log m प्लस log n लिख रहा हूँ, इसमें अंडरस्टूड है कि m भी पॉजिटिव होगा एंड n भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर आप m और n दोनों को नेगेटिव भी लेके चलना चाहते हो तो उसके लिए फिर आपको लगाना पड़ेगा log ऑफ mn इज इक्वल टू log ऑफ mod m प्लस log ऑफ mod n, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा तरीका क्या रहता है कि अगर मान लो ऐसा प्रॉब्लम इक्वेशंस वगैरह में आ रहा है, तो जो भी हमारे आंसर्स आएंगे उनको पुट करके पेरेंट इक्वेशन में क्रॉस चेक कर लेंगे, ताकि हमारी डोमेन की कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई रहे। सिमिलरली जैसे मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ, log ऑफ एक्स स्क्वायर अगर आप देखोगे तो ये अगर आप 2 log x लिखते हो तो ये स्टेटमेंट थोड़ी सी गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो टर्म है उसमें हमारा डोमेन बनेगा एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब उसका डोमेन बनेगा x बिलोंग्स टू r माइनस 0। बट जो हमारा राइट हैंड साइड है उसका डोमेन बन रहा है x ग्रेटर देन 0। तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, या एक्चुअल ये कैसे ओपन अप होगी ये प्रॉपर्टी, ये 2 log mod x में ओपन अप होगी। सो log ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू
2 log mod x, ठीक है। तो जहाँ पर भी वैल्यूज़ वगैरह इन्वॉल्व हो रही हैं तो वहाँ पे आपको मॉडुलस लगाना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं आप नहीं लगाते हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो आपको फिर डोमेन का अलग से ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने लॉग एक्सपोनेंशियल देखा। सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की क्या डेफिनेशन है, क्या डोमेन है, क्या रेंज है, उसकी लॉ ऑफ इंडिसेस देखे जो उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं। फिर हमने लॉग फंक्शन देखा, उसकी डेफिनेशन देखी और उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी। इन प्रॉपर्टीज़ को आप 2-3 बार ज़रूर लिख कर देखें ताकि आपको ये याद हो जाए, तभी हम प्रॉब्लम्स को कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है।